नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। हेमंत सोरेन ने ली झारखंड सीएम पद की शपथ। हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें आज ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन हाल ही में जमीन घोटाले के एक मामले में करीब 5 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके एक दिन पहले ही उनके पूर्ववर्ती चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सत्तारूढ़ गठबंधन के 45 विधायकों द्वारा हेमंत को अपना नेता चुने जाने के बाद चंपई ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हेमंत को गिरफ्तार किए जाने के 5 महीने बाद 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत देकर उनको जेल से रिहा कर दिया था। पिछले हफ्ते उन्हें जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि वे आरोप लगाए गए अपराध के दोषी हैं कि नहीं है। इसी बीच बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बुधवार को रद्द होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। झारखंड में चुनाव अभी कुछ महीने दूर है और झामुमो हेमंत सोरेन को अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगा। एजेंसी के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि झामुमो विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन ने कहा था कि वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि राज्य में चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह भी एक जन नेता है और हेमंत की सरकार को फिर से अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि वह केवल जमानत पर बाहर है। क्या पुरानी पेंशन पर दबाव में आ रही है सरकार? बजट के दौरान एनपीएस में देखने को मिलेगी ओपीएस की झलक। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर केंद्र सरकार दबाव में आ रही है। कर्मचारी संगठनों को ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान शामिल कर सकती है। हालांकि नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कृष्ण कुमार कहते हैं, कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संसद सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक सांसदों से मुलाकात की है। उन्होंने विशेषकर शिक्षकों व दूसरे विभागों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बुढ़ापे की लाठी बताया है। बंधु ने सांसदों से मांग की कि वे सरकार पर दबाव बनाकर गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराएं। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग पर गंभीरता से काम हो रहा है। गत वर्ष मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठन की थी, अब किसी भी वक्त उसकी रिपोर्ट आ सकती है। इस कमेटी के गठन का मकसद गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना एनपीएस लाभों को बेहतर बनाने के तरीके खोजना था। इस कमेटी के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया था। कमेटी ने कहा गया था कि वह नई पेंशन स्कीम एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करे। किस तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बाबत सुझाव दे। केजरीवाल बेल केस, 15 वकीलों ने सीजेआई को लिखा खत, जज पर उठाए सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के 150 वकीलों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के एक जज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यायाधीश से जुड़े हितों के टकराव का आरोप लगाया है। वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर रोक लगाने के लिए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की आलोचना की। वकीलों ने दावा किया कि जस्टिस जैन के भाई अनुराग जैन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वकील के रूप में काम करते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि जस्टिस जैन को हितों के टकराव के कारण ईडी की चुनौती पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। पत्र में लिखा है, न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को खुद को कार्रवाई से अलग कर लेना चाहिए था क्योंकि उनके सगे भाई प्रवर्तन निदेशालय के वकील हैं। न्यायमूर्ति जैन ने कभी भी हितों के इस स्पष्ट टकराव की घोषणा नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार खत में उन्होंने दावा किया कि न्यायमूर्ति जैन ने केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी की चुनौती को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी और आदेश अपलोड होने से पहले ही जमानत बॉन्ड के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई अनियमित थी और वकील समुदायों के भीतर बेहद चिंताएं पैदा करती है। पत्र में वकीलों ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों में विशेष रूप से ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों में अभूतपूर्व प्रथाओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीश जमानत मामलों में देरी कर रहे हैं, न्याय और संवैधानिक स्वतंत्रता को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, देश के नागरिक बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ अदालतों का रुख करते हैं। यह वह भरोसा है जिसे न्यायपालिका और कानूनी समुदाय द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। ब्रिटेन चुनाव, लेबर पार्टी जीती, ऋषि सुनक ने हार मानी। ब्रिटेन के आम चुनावों में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हालांकि ऋषि सुनक ने अपनी सीट जीत ली है, लेकिन आम चुनाव में लेबर पार्टी से हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने इस हार के लिए जिम्मेदारी ली है।
पीएम सुनक ने कहा, लेबर पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की है और मैंने कीर स्टारमर को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया। आज सत्ता शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सभी पक्षों की सद्भावना के साथ बदलेगी। लेबर पार्टी की कीर स्टारमर ने यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव की पार्टी के जीत के बाद एक जोरदार विजयी भाषण दिया। इसमें उन्होंने घोषणा की कि बदलाव शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि देश को 14 वर्षों के बाद अपना भविष्य वापस मिल गया है। बता दें कि पिछले 14 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रही। अब तक के चुनाव परिणाम से ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को गंभीर झटका लगा है। चुनावी सर्वेक्षणों में पहले ही इस तरह के नतीजे आने की संभावना जताई गई थी। एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार की भविष्यवाणी की गई थी। मई में ऋषि सुनक ने अपनी ही पार्टी के कई लोगों को उस समय चौंका दिया था जब उन्होंने चुनाव की घोषणा समय से पहले ही कर दी थी। तब भी जनमत सर्वेक्षणों में कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी से लगभग 20 अंकों से पीछे थी। उन्हें उम्मीद थी कि अंतर कम हो जाएगा, जैसा आमतौर पर ब्रिटिश चुनाव में देखा जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कीर स्टारमर ने वित्तीय संकट के बाद 1 दशक के राष्ट्रीय नवीकरण का वादा किया है, लेकिन आगे उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल आज लेगा सांसद पद की शपथ। 10 शर्तों पर मिली 4 दिन की पैरोल। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह आज बतौर सांसद के रूप में शपथ लेंगे। अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 10 शर्तों पर पैरोल दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ने 10 शर्तों के लिए डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल को सुप्रिंटेंडेंट को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन शर्तों में मुख्य रूप से जो बिंदु शामिल किए गए हैं, इनमें अमृतपाल शपथ ग्रहण करते समय कोई देश विरोधी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी धर्म विशेष समुदाय या देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली बातें नहीं करेंगे। अमृतपाल पैरोल पर पंजाब का दौरा नहीं करेंगे और परिवार व वकील के अलावा किसी अन्य से मुलाकात नहीं करेंगे। अमृतपाल को लोकसभा सचिव की ओर से तय की गई जगह पर ही बैठना होगा। अमृतपाल रूरल एसएसटी के नेतृत्व में अमृतपाल के शपथ समारोह की सुरक्षा टीम गठित की गई है। डिब्रूगढ़ जेल से बाहर निकलने से लेकर दोबारा जेल आकर हाजिरी दर्ज कराने तक के लिए अमृतपाल को 4 दिन की पैरोल दी गई है। वे दिल्ली छोड़कर किसी भी अन्य राज्य नहीं जा सकते। पंजाब बंदी आदेश 1981 की धारा 2 के तहत परिभाषित अमृतपाल को इस दौरान दिल्ली में ही रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। अमृतपाल या उसके किसी भी रिश्तेदार को उनका वीडियो बनाने या बयान या का वीडियो बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमृतपाल की दिल्ली में स्थानीय यात्रा सहित यात्रा और बोर्डिंग आवास पर किए गए खर्च को डीजीपी पंजाब के पास उपलब्ध विभागीय बजट से वसूला जाएगा। हाथरस सत्संग के 6 आयोजक गिरफ्तार, भोले बाबा से पूछताछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में हुई भगदड़ के सिलसिले में गुरुवार को सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की बात कही गई। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच जारी है, लेकिन मामले में नारायण साकार हरि या भोले बाबा का नाम नहीं लिया गया है। हाथरस में सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। अलीगढ़ के आईजी सलब माथुर ने कहा, घटना में 4 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते थे। भोले बाबा को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनको बचाया जा रहा है। हाथरस में सत्संग में 121 लोगों की मौत हो गई, तो क्या सत्संग करने वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जिम्मेदार नहीं है? आखिर एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्या आयोजकों को नामजद कर बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है? अब तक बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वोट बैंक की ताकत से उन्हें सिर्फ बचाया जा रहा है? सूरजपाल उर्फ भोले बाबा दलित समुदाय से आते हैं। उनके कई राज्यों में अनुयायी है। ऐसे अनुयायियों की संख्या लाखों में है और ये वोट बैंक भी है। हाथरस में राहुल ने कहा, लापरवाही की जांच हो, गरीब है तो दिल खोलकर मुआवजा दे सीएम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, कई लोगों की जान चली गई है। मैं इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रशासन की कमी तो है, इसका पता लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग गरीब परिवार से हैं, मुश्किल समय है इनके लिए, मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। यूपी के सीएम से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें, गरीब लोग हैं, इसको इनकी ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय पर मिलना चाहिए। हाथरस दौरे से पहले गांधी सुबह अलीगढ़ के पिकलाना गांव में रुके थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की। इसके बाद वह हाथरस के लिए रवाना हुए थे, वहां भी पीड़ितों से मिले। हाथरस में सत्संग के भगदड़ मचने से 121 लोग मारे गए थे। भगदड़ 2 जुलाई की शाम को धार्मिक उपदेशक सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई थी। राहुल गांधी का पीड़ितों से मिलने का यह दौर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को हाथरस का दौरा करने और पीड़ितों के मिलने के बाद हुई है। कांग्रेस ने राहुल के पीड़ितों के साथ मिलने की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं।
T20 चैंपियन बन लौटे रोहित शर्मा और उनकी टीम की विजय परेड। रोहित शर्मा और उनकी टीम T20 विश्व कप जीत की परेड का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में समापन हो गया। परेड मरीन ड्राइव से शुरू हुई और लाखों प्रशंसकों के बीच से गुजरती हुई वानखेड़े स्टेडियम पहुंची। स्टेडियम में BCCI द्वारा विश्व कप विजेता टीम को सम्मानित किया गया। भारतीय टीम को BCCI अधिकारियों से 125 करोड़ रुपए का चेक मिला, जिसके साथ ही समारोह का समापन हो गया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जीत की ट्रॉफी को पूरे देश को समर्पित किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और उनकी पूरी टीम खुली बस में सवार थी। जैसे जैसे बस प्रशंसकों की अपार भीड़ से गुजर रही थी, खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही रोहित शर्मा को प्रशंसकों ने संबोधित करने के लिए मंच पर बुलाया गया, वानखेड़े स्टेडियम में भीड़ की जोरदार और गगनभेदी जय जयकार के कारण उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप फाइनल के उस पल को याद किया जब सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का शानदार कैच लिया था, जिसने संभवतः मैच का रुख बदल दिया था। इसके बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या की ओर उनके शानदार अंतिम ओवर के लिए प्रशंसा की। इसके बाद वानखेड़े में जोरदार हार्दिक जयकारे लगे। जैसे ही विराट कोहली प्रशंसकों को संबोधित करने के लिए मंच पर आए तो प्रशंसकों ने कोहली के जोरदार नारे लगाए। विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की और उन्हें पीढ़ी में एक बार आने वाला गेंदबाज बताया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 विश्व कप फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया। कोहली ने बुमराह को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करने की बात कही। इंदौर आश्रम कांड रिपोर्ट, बीमारी मौत को छुपाया, FIR भी दर्ज नहीं। मध्य प्रदेश में इंदौर में मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांग बच्चों के एक आश्रम में आधा दर्जन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और 50 बीमार हुए बच्चों के मामले से जुड़ी अंतरिम रिपोर्ट गुरुवार 4 जुलाई को आ गई। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आश्रम प्रबंधन ने न केवल बच्चों की बीमारी छुपाई बल्कि एक बच्चे की मौत को भी छुपाया। बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पंचकुइयां स्थित मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम आश्रम तब सुर्खियों में आया था जब उपचार के दौरान अस्पताल में एक ही दिन में आश्रम के 4 बच्चों की मौत हुई थी। घटनाक्रम 2 जुलाई को हुआ था। शाम होते होते बीमार बच्चों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला चल पड़ा था। 3 दर्जन से अधिक बीमार बच्चों को MY अस्पताल लाया गया था। एक ही दिन में 4 मौतों से जुड़ी खबर मीडिया में आने पर प्रशासन हरकत में आया था। 2 जुलाई के पहले 30 जून को भी एक बच्चे की मौत का होना बताया गया था। आश्रम की संचालक अनीता शर्मा ने दावा किया कि 2 दिव्यांग बच्चों में मिर्गी की बीमारी थी, इससे मौत हुई, जबकि अन्य में खून की कमी और इन्फेक्शन बताया गया था। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया था। दरअसल इस आश्रम की स्थापना और बाद में संचालन के पीछे राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज हैं। ट्रस्ट का अपना अस्पताल भी है। अस्पताल में ही बच्चों का उपचार होता था। हालात बेकाबू होने पर बच्चों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया था। सरकारी अस्पतालों में मौतों एवं बीमारी के चलते मामला प्रकाश में आया था। हरियाणा से जुड़ रहा पेपर लीक का कनेक्शन, मिले इनपुट को खंगालने में जुटी CBI। नीट UG पेपर लीक मामले में जांच कर रही CBI को अब इसमें हरियाणा के कनेक्शन का शक है। CBI को ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है। CBI ने पहले से पेपर लीक मामलों में शामिल रहे कुछ आरोपियों और कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों को निशाने पर लिया है। फिलहाल CBI दस्तावेज और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। वहीं कई खुफिया एजेंसी भी इस मामले में जानकारी जुटा रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पेपर लीक मामले में हरियाणा के कुछ लोगों की भूमिका है। जल्द ही इसका खुलासा हो सकता है। इस मामले में अब तक CBI की टीमें बिहार, झारखंड और गुजरात समेत अन्य राज्यों में छापे डालकर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। जांच एजेंसी को इन लोगों से ऐसे इनपुट मिले हैं जिसमें जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि पेपर लीक और दूसरे स्थान पर पेपर देने के मामले में हरियाणा पहले से बदनाम है। हरियाणा के युवा दूसरे राज्यों के पेपर लीक मामले में भी शामिल रहे हैं। इनके अलावा कुछ कोचिंग सेंटर संचालक भी इस प्रकार की गड़बड़ी में पहले पकड़े जा चुके हैं। पेपर लीक और पैसे लेकर दूसरे के स्थान पर पेपर देने के मामले में हरियाणा के कई जिले खासे बदनाम हैं। इनमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी, दांदली, नूह जिले शामिल हैं। खुद हरियाणा सरकार इन जिलों में किसी भी सरकारी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने से बचती रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के केंद्र यहाँ नहीं बनाए जाते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पेपर लीक और इस तरह के कई फर्जीवाड़े इन जिलों में पहले भी सामने आ चुके हैं। 5 मई को बहादुरगढ़ के 3 केंद्रों पर नीट की परीक्षा ली गई थी। हरदयाल स्कूल में परीक्षा देने वाले 4 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे। विवाद के बाद जिले में 23 जून को दोबारा परीक्षा हुई। इसमें 504 से 287 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी। पिछली बार हुई परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने ग्रेस मार्क के साथ 720 अंक पाए थे। दोबारा परीक्षा देने पर उसे 677 अंक मिले। इस प्रकार से पिछली बार ग्रेस मार्क्स के साथ 720 अंक पाने वाले अभ्यर्थी को इस बार 637 अंक मिले हैं। पिछली बार बिना ग्रेस मार्क के उसके 642 अंक थे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।